Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are well. This is part 2 of our previous video जिसमें हम US China rivalry और उसके impacts पाकिस्तान पर क्या होंगे उस हवाले से बात कर रहे थे, particularly targeting इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत क्वाड के बारे में, ऑकस अलायंस के बारे में, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडो यूएस अलायंस के बारे में भी बात करेंगे और उसके पाकिस्तान पर किस हवाले से और किस तरह इम्प्लिकेशंस होंगे पाकिस्तान के लिए. तो विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट अ बिट इन डिटेल. ठीक है, अगर हम इंडो पैसिफिक या इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इसका हमें एक सेंस आता है जो कि जोग्राफिकल सेंस मिलता है हमें. ठीक है, लेकिन इसको मेनली अब जियोपॉलिटिकल सेंस में लिया जाता है इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और इस रीजन को बहुत इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस हासिल है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यूएस चाइना राइवलरी. वैसे तो काफ़ी सालों से, काफ़ी डेकेड से ये रीजन यूएस इन्फ्लुएंस के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल रहा है, लेकिन जब से यहाँ पे इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तब से ये एक यूएस का मेन कंसर्न हो गया है. इन अ सेंस के राइज ऑफ चाइना इज़ चैलेंजिंग यूएस पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन. सो इस हवाले से ये रीजन यूएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है अब, और इसी वजह से यूएस अपने इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इस रीजन में मुख्तलिफ अलाइंसेस बना रहा है रीजनल कंट्रीज़ के साथ, ताकि फिर वो यूएस जो है अपने अलाइज के साथ मिलकर चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल कर सके, उसको मज़ीद उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोक सके. ठीक है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि इस रीजन में कोई ऐसा कंट्री एग्जिस्ट करे जो कि डायरेक्ट यूएस की पावर को इस रीजन में चैलेंज करे. सो दैट इज़ वाई यूएस इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अलायंसेस विद द रीजनल कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू कट डाउन चाइनीज़ इन्फ्लुएंस. जबकि इस हवाले से चाइना का हमेशा यही नैरेटिव रहा है कि वो किसी भी पावर को चैलेंज नहीं करना चाहता, बल्कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यकीन रखता है. और जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है BRI, उसके थ्रू वो तमाम कंट्रीज़ को कनेक्ट करके तमाम कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहता है. सो बेसिकली दे से कि वो यूएस के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन में आना चाहते हैं. और उनके हिसाब से इस सदी का फोकस भी यही होना चाहिए कि तमाम कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करके मिल के काम करना चाहिए और प्रॉस्पर करना चाहिए एक साथ. सो और ख़ास तौर पे जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे कि यूएस है, रशिया है, चाइना है, इन तमाम पावर्स को एक दूसरे को चैलेंज करने के बजाय, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आने के बजाय पूरी दुनिया के पीस के लिए सोचना चाहिए और एक साथ मिल के काम करना चाहिए. सो दे एक्चुअली बिलीव इन competition rather than being in conflict. लेकिन ऑब्वियसली यूएस इस बात को कंसीडर नहीं करता और वो इस बात को ऐसे परसीव करता है कि चाइना इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि अब वो यूएस की पावर को चैलेंज करता है इंडो पैसिफिक रीजन में. सो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अरसे से यूएस फॉरेन पॉलिसी का ये मेन फोकस हो गया है कि किसी तरह चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकना है. सो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन का जो मेन फोकस यूएस पॉलिसी में आया वो तब कि जब 2011 में बेसिकली ओबामा के दौर में यूएस की पॉलिसीज़ आई थी पिवट टू एशिया एंड रीबैलेंसिंग टू एशिया, जिनका मेन मकसद था कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोका जाए. ठीक है, चाइना के असर रसूख को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए. ठीक है, और इसी को, इन्हीं यूएस की पॉलिसीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने भी अपना रुख मोड़ा और इनको काउंटर करने के लिए चाइना केम अप विद इट्स BRI प्रोजेक्ट और CPEC प्रोजेक्ट. ठीक है, जो कि CPEC जो कि BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. सो इस हवाले से भी यही कहा जाता है कि जो यूएस की पॉलिसीज़ थी पिवट टू एशिया एंड रीबैलेंसिंग टू एशिया, ये टारगेट करती हैं चाइना को, टारगेट करती थी चाइना को. ठीक है, जबकि इनको काउंटर करने के लिए ही चाइना केम अप विद BRI एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल.
क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कंट्री चाइना के अगेंस्ट काम कर रहा है तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी कोई पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्स टू यूएस पॉलिसीज़ टुवर्ड्स चाइना। और जैसा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ये रिपोर्ट आई थी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट, जिसमें ये क्लियर कट कहा गया था कि इंडो पैसिफिक इज़ द सिंगल मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रीजन फॉर अमेरिकाज़ फ्यूचर। सो दिस टेल्स के किस हद तक ये रीजन इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के फ्यूचर के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए। अगर हम चाइना के अलावा रशिया की बात करें तो काफ़ी अरसे से वैसे तो रशिया का जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए जो फ़र्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है दैट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, वहाँ यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बहुत हाई परसेंटेज है एक्सपोर्ट्स का, रशियन एक्सपोर्ट्स का टू यूरोप। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी अरसे से रशिया इज़ ट्राइंग कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो है एक्सटेंड करे टू दी एशियन रीजन। ठीक है, सो दिस हैज़ ऑल्सो अलार्म्ड यूएस, क्योंकि फिर इस तरह ना सिर्फ चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ होगा इस रीजन में, बल्कि रशिया भी एक चैलेंज की तरह उभरेगा यूएस के लिए इन दिस रीजन। सो टू काउंटर दिस बेसिकली इज़ यूएस इज़ लुकिंग इनटू दिस रीजन कि वो ऐसे अलाइज ढूंढ सके कि जिस तरह वो अपनी प्रेजेंस को इस रीजन में मेंटेन कर सके, क्योंकि स्पेशली आफ्टर दी यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, यूएस के लिए यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को मेंटेन रखना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका है। सो इसीलिए अब यूएस इस रीजन में अलाइंसेस बना रहा है और ऐसे अलाइज ढूंढ रहा है जिनके थ्रू वो अपनी प्रेजेंस को, अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बरकरार रख सके। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो यूएस फॉरेन पॉलिसी का मेजर कंसर्न है, मेजर फोकस है, दैट इज़ टू कंटेन चाइना एंड टू काउंटर रिसर्जेंस ऑफ रशिया। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट यूएस चाइना राइवलरी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो अब हम आ जाते हैं क्वाड पे। क्वाड जो है दैट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, और इसके मेंबर्स हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और करंटली इसका मेजर एम है कि कंटेन किया जाए चाइना को। ठीक है, क्योंकि ये जो तमाम मेंबर कंट्रीज़ हैं ये इन सब का कॉमन गोल है और कॉमन इंटरेस्ट है कि किसी तरह से चाइना को चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल किया जाए। ऑलराइट, लेकिन बेसिकली क्वाड जो है 2004 में बनाया गया था। 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी के बाद ये अलायंस बनाया गया था ताकि मिलकर जो है सुनामी के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़े और जो रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना पड़े तो उसको एक कोलैबोरेशन के साथ अंजाम दिया जाए। ठीक है, सो बेसिकली ये 2004 में बनाया गया था क्वाड, इस मकसद से कि जो सुनामी आया था उस टाइम और उससे जो नुकसान हुआ था उसके बाद रिहैबिलिटेशन का काम करने के लिए क्वाड बनाया गया था। ऑलराइट, सो बेसिकली क्वाड बनाने का जो आइडिया था वो एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम दी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। ठीक है, उन्होंने क्वाड का भी कॉन्सेप्ट दिया, इसके अलावा उन्होंने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट भी आगे रखा, जो कि स्पेशली दैट इज़ रिलेटेड टू नेविगेशन इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो जब चाइना ने अपना BRI का कॉन्सेप्ट, अपना प्रोजेक्ट आगे रखा तो उसके रिस्पॉन्स में ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, बिकॉज़ जापान का ये कंसर्न था कि उस तरह जो है इस रीजन में काफ़ी हद तक चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा to an extent that it can pose threat to the other countries, the regional countries as well. So that is why he came up with the idea of free and open Indo-Pacific. और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वाड विद जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ये गोल शेयर करते हैं कि चाइना के राइज को काउंटर किया जाए। ऑलराइट, सो जो कि BRI से बहुत बढ़ सकता है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि इन चारों कंट्रीज़ का अलाइंस बनेगा और वो मिलकर
चाइना की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे, ठीक है? और चाइना के जो कोई एग्रेसिव एक्शंस हैं उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे मिलकर। ऑलराइट, ये था क्वाड का मकसद। 2007 में ही शिंजो एबे ने ये आइडिया दिया था ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ऑलराइट, और इसके पीछे बेसिकली जो जापान का चाइना से इशू था, दैट वाज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी। एनीवेज 2007 या फिर 2012 उसके बाद काफ़ी हद तक क्वाड नॉन फंक्शनल रहा, लेकिन 2021 में दोबारा क्वाड को रिजुविनेट किया गया, दोबारा रिवाइव किया गया है विद द कॉमन एम ऑफ काउंटरिंग चाइनाज़ राइज। और इसीलिए फरवरी 2021 में क्वाड का फर्स्ट समिट हुआ था आफ्टर सो मैनी ईयर्स। और वैसे क्वाड इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है? इसका मकसद ये है कि पॉलिटिकली जो है चाइना के राइज को काउंटर किया जाए। इसका कोई मिलिट्री ये कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है अमंग द फोर नेशंस। ऑलराइट, you need to understand that their aim is to politically counter China's right, and it is not particularly a military alliance among these four countries. So as I told you before कि 2021 में क्वाड को रिवाइव किया गया है। ऑलराइट, इसके अलावा इनकी फ़र्स्ट समिट हुई थी 2021 में फरवरी के महीने में। इसके अलावा इन पर्सन मीटिंग हुई इन तमाम चारों कंट्रीज़ के हेड्स की इन पर्सन मीटिंग हुई थी वाइट हाउस में, दैट वाज होस्टेड बाय प्रेसिडेंट बाइडन, ठीक है? एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 24 सितंबर 2021। सो उस मीटिंग में काफ़ी सारे इश्यूज़ डिस्कस किए गए, जैसे कि कोविड-19 हेल्थ इमरजेंसी, या फिर कोविड-19 वैक्सीन्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है? और जो G7 का अनाउंस किया गया था प्रोजेक्ट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की गई इन चारों हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में। और इसके अलावा कहा जाता है कि इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटरिंग चाइना, जैसा कि काउंटरिंग चाइनाज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। एज़ यू नो कि ये एक प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कि लास्ट ईयर जून में जब G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था बाय द प्रेसिडेंट जो बाइडन, ठीक है? और इसका जो मेजर मकसद है दैट इज़ टू काउंटर चाइनाज़ BRI प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है? सो बेसिकली जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है वो आया है इन रिस्पॉन्स एंड इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑलराइट, सो ये कहा जाता है कि क्वाड की समिट में वैक्सीन डिप्लोमेसी के हवाले से और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एजेंडा के हवाले से गुफ्तगू की गई, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटरिंग चाइना। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड। और अगर हम इस हवाले से पाकिस्तान पर इम्प्लिकेशंस की बात करें तो पाकिस्तान को अपने हवाले से क्वाड के इम्प्लिकेशंस को एनालाइज करना होगा, बिकॉज़ इंडिया इज़ पार्टी ऑफ क्वाड, ठीक है? सो ऐसा माना जाता है कि क्वाड पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है, इन अ सेंस कि क्वाड में इतनी टेंडेंसी है, इतना पोटेंशियल है कि कल को ये एक मिलिट्री अलायंस में तब्दील हो जाए। क्योंकि नॉर्मली करंटली जो क्वाड का फोकस है दैट इज़ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ऑलराइट? लेकिन इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनीज़ राइज, दिस कैन डेवलप इनटू अ मिलिट्री अलायंस एज वेल। ऑलराइट, इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि 2020 में जो मालाबार एक्सरसाइजेज हुई थी, इसमें तमाम इन चारों कंट्रीज़ की नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ऑलराइट, और बेसिकली द आइडिया इज़ कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाज रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन एनी सच एक्टिविटीज़, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी हद तक बेहतर ट्रेड रिलेशंस थे चाइना के साथ, ठीक है? तो उन पर ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, सो इट वाज नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ क्वाड। लेकिन दीज रिलेशंस हैव डिटोरिएटेड ओवर टाइम, ठीक है? तो इसी डिक्लाइनिंग रिलेशंस का फ़ायदा उठाते हुए इन 2020 जब मालाबार एक्सरसाइज होनी थी इंडियन ओशन में, एंड आई गेस दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया, तो तब इंडिया इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन द मालाबार एक्सरसाइजेज, and Australia welcomed that invitation, and
Australia also participated in the Malabar exercises in 2020, and that actually marked the first military engagement of these four countries. यानी कि ये फर्स्ट टाइम था कि चारों कंट्रीज़ मिलिटरीली इंगेज हुए हों, ऑलराइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना हैज़ टर्म्ड क्वाड एज एन एशियन वर्जन ऑफ नेटो, ऑलराइट। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस, सो इसी पर रिस्पॉन्स देते हुए चाइना हैज़ टर्म्ड क्वाड एज एन एशियन वर्जन ऑफ नेटो। सो बेसिकली पाकिस्तान के लिए इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी एडवर्स हो सकते हैं, इन अ सेंस कि इट विल हेल्प इंडिया टू डेवलप इट्स नेवल कैपेबिलिटीज़, ऑलराइट। इस तरह मैरी टाइम डोमेन में पाकिस्तान कैन बी चैलेंज्ड बाय इंडिया, ठीक है। अगर इंडिया की कैपेबिलिटीज़, नेवल कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर पार्टनर मेंबर्स ऑफ द क्वाड, तो ऑब्वियसली इट विल पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी, ठीक है। सो दिस इज़ वन चैलेंज कि इट विल हेल्प, दैट क्वाड विल हेल्प इंडिया टू डेवलप its naval capabilities and also help India in advancing its navy. So obviously that will pose a direct threat to Pakistan's security. Second implication could be that जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी टेंस सिचुएशन रहती है, उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो इन फ्यूचर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी वजह से बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली दैट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक मेजर एलाय है, ठीक है। सो इन केस चाइना और इंडिया जो कि मेजर रीजनल पावर्स भी हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कल को बढ़ता है तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। और अगर वो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो इन दैट केस इट विल ड्रैग पाकिस्तान इनटू दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट विल ऑब्वियसली लीड टू रीजनल इंस्टेबिलिटी। एंड ऑब्वियसली जब रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे एक डायरेक्ट थ्रेट पोज होगा, ऑलराइट। एंड क्योंकि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है तो इट विल अलो अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ क्वाड टू इंटरवीन इन दिस रीजनल मैटर, because after all their prime aim, their prime goal is to counter China's rise in the Indo-Pacific region. So they will come to the support of India against China. Moreover, अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो ऑब्वियसली इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट चाइनाज़ BRI एंड CPEC प्रोजेक्ट्स, और अगर CPEC प्रोजेक्ट पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान इकॉनमी, ऑलराइट। आई होप यू गेट इट। इसके अलावा थर्डली अगर हम बात करें तो चाहे हम इस बात को डिनाई करें लेकिन अब एक ग्लोबल लेवल पे एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन इमर्ज हो रही है, ठीक है, जहाँ पे कंट्रीज़ को एक तरह से फोर्स किया जा रहा है कि वो या तो US ब्लॉक ज्वाइन करें या तो फिर वो चाइनीज़ ब्लॉक ज्वाइन करें, ऑलराइट। और यही प्रेशर पाकिस्तान भी करंटली फील कर रहा है और हायर लेवल्स पे बार बार पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया है कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, ठीक है। सो लेकिन अगर इस रीजन में US चाइना राइवलरी बढ़ जाती है किसी वजह से, यानी वो घटने के बजाय अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान को किसी एक कंट्री की साइड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अब इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं चाइना के साथ। तो ऑब्वियसली जब चाइना के साथ पाकिस्तान कोऑपरेट करेगा तो एट ग्लोबल लेवल उसको परसीव किया जाएगा कि पाकिस्तान ने चाइना का ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है एंड इट इज़ नाउ अगेंस्ट US। तो फिर ऑब्वियसली जब ग्लोबल लेवल पे ये परसीव किया जाएगा बिटवीन, कि अगर ग्लोबल लेवल पे ही ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, उसने चाइना को ज्वाइन कर लिया है, चाइना के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर एंड इट इज़ गोइंग अगेंस्ट US, तो ऑब्वियसली अगेन फॉरेन फोर्सेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आएंगे एंड पाकिस्तान मे फेस एडवर्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस and it will be very difficult for Pakistan to balance its relationship with US and China at the same time. All right. So these are some of the implications that may be faced by Pakistan. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि
यूएस और इंडिया की भी कंबाइंड एक्सरसाइजेस होती रही हैं इंडियन ओशन में। सो इट विल बेसिकली हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स इंटरनेशनल स्टैंडिंग, ठीक है, और उसे अपनी पावर इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड इट विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इमर्ज एज अ रीजनल हेजमनिक पावर, ठीक है। जैसा कि काफ़ी अरसे से इंडिया इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो इंडियन ओशन में एक हेजमन के तौर पर इमर्ज हो, ठीक है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ क्वाड, it will help India to become a major regional power and a hegemonic power in the Indo-Pacific region in Indian Ocean. और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। सो दी आइडिया इज़ कि पाकिस्तान को इन तमाम ख़तरों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत जुडिशियसली डिज़ाइन करना होगा, और पाकिस्तान को अपने रिलेशंस को बेहतर बनाना होगा विद द रीजनल कंट्रीज़, ठीक है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान हैज़ टू बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद द रीजनल पावर्स एंड ऑल्सो विद द ग्लोबल पावर्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क फॉर पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स। सो अब देखना ये है कि पाकिस्तान अपने आप को इकनॉमिकली कैसे स्ट्रेंथन करता है, वो कैसे रीजनल कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को मज़बूत करता है, और कैसे अपना रिलेशनशिप बैलेंस करता है विद चाइना, यूएस एंड रशिया, ठीक है। सो आई होप कि you have understood this topic, and I will continue this topic in another video as well. But now let's end this video here. I hope you found this helpful. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।